हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो दक्षिण अमेरिका का दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में उसकी जो दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं और उसकी राजधानियों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी। और हमने ये बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका से कैसे, मतलब जैसे जो ऊपर उत्तरी अमेरिका था और नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि के द्वारा ये दोनों जो है जुड़े हुए हैं। पनामा जल संधि, ये पनामा यहाँ पे एक बहुत बड़ी नहर है। फिर इसके बाद में हमने बताया था कि जो मतलब दक्षिण अमेरिका है वो मतलब ये दक्षिण अमेरिका और इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में हमने ये बताया था, उसमें अगर बात किया जाए कि लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका में यहाँ पे लिख लीजिए क्या क्या आ जाता है। लैटिन अमेरिका में जो है अगर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ दिया जाए, इसके बाद में मैक्सिको, मतलब हमने बताया था कि ये उत्तरी अमेरिका मान लीजिए, तो यहाँ पे कनाडा था, यहाँ पे जो है यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके नीचे जो है मैक्सिको। तो मैक्सिको से लेकर पनामा जो नीचे देश है यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ पे है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी देश आते हैं, यहाँ पे मैक्सिको आता है, यहाँ से पनामा। तो लैटिन अमेरिका के अंदर मैक्सिको से लेकर पनामा तक। और फिर इसके बाद में यहाँ पे कैरेबियन सी है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप जैसे क्यूबा, हैती। अगर बात किया जाए इन छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो बनता है उसे हम वेस्ट इंडीज़ कहते थे। तो इसी में जो एक क्यूबा है, एक वो सबसे अगर बात किया जाए तो डेवलप है। फिर अगर बात किया जाए यहाँ पे जो देश हैं, चूँकि ये सब मतलब जल में स्थित है, चारों तरफ जल ही जल है, क्योंकि इधर जो है अटलांटिक महासागरी मतलब यहाँ पे जो है कैरेबियन सी है। तो यहाँ पे अगर इनका सोर्स ऑफ इनकम की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे मतलब बनाना मतलब केला और मक्का और जैसे मत्स्य जो मछली है, ये सब इनके सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये हमने बताया कि जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन की बात की तो ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, मतलब जो बोलते थे वो लोग, तो वो लोग क्या किए थे कि यूरोप से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे बसे हुए थे। तो हमने बताया कि लैटिन अमेरिका में मैक्सिको से लेकर पनामा तक, और जो है ये दक्षिण अमेरिका और जो है वेस्ट इंडीज़, इतने जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया लैटिन अमेरिका। अब हम ये बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जो है समरी के रूप में हम बताते चलते हैं, जिससे कि पीछे जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाए। तो इसके बाद में ऊपर जो है वो हमने बताया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है पनामा जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। और फिर इसके बाद में बात किया जाए कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का विस्तार है। फिर जो है दक्षिण अमेरिका के अगर पूर्वी मतलब पूर्व में बात करें तो पूर्व में अटलांटिक महासागर है। हमने ये भी बताया है कि अगर बात किया जाए कि जो महाद्वीप मतलब महाद्वीप होते हैं, तो आप लोग अगर देखेंगे तो अक्सर महाद्वीपों में जो पश्चिमी तट होता है वहाँ पे ठंडी जलधाराएं होती हैं, और जो पूर्वी तट होता है वहाँ पे गर्म जलधाराएं होती हैं। तो जो गर्म जलधाराएं होती हैं उनका काम ये होता है कि गर्म जलधाराएं में जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ से जो जल है वो गर्म होके ऊपर उड़ता है। मान लीजिए ये यहाँ पे अटलांटिक महासागर पूरा विस्तार है, तो मान लीजिए ये एक सेकेंड, ये उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पे पनामा जल संधि के बारे यहाँ पे मान लीजिए कि ये दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर। तो हमने बताया कि ये पूर्वी, मान लीजिए पूर्व का तट है, मतलब ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, तो ये पूर्वी तट हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, तो हमने क्या बताया कि जो मतलब लगभग महाद्वीप जो है उन पे अक्सर यही देखा जाता है कि जो मतलब महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी तट पर जो है गर्म जलधाराएं उठती हैं, और जो है दक्षिणी बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण भाग में ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो मतलब पूर्वी तट होता है वहाँ पे बारिश अधिक होती है, क्योंकि जब यहाँ पे जो है बात करें कि यहाँ पे गर्म जलधाराएं होती हैं, मतलब जब यहाँ पे पानी गर्म होके मतलब जलवाष्प ज़्यादा बनाती है, जब ये ऊपर जल उठता है, मान लीजिए गर्म होकर ऊपर उठा तो जलवाष्प बना,
और फिर जब जलवाष्प होता है तो ये यहाँ पे मतलब जैसे कि उन जो मतलब हवाएं हैं, मतलब जो गर्म जल है, ये जलवाष्प बनकर ऊपर उठा तो उनमें नमी मतलब आर्द्रता, उसमें मतलब जल होता है। तो वो जब ऊपर उठता है फिर ऊपर जाके, और हमने बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का यहाँ पे ये जो मैंने रेड कलर से मतलब बनाया हुआ है, ये क्या है, ये है एंडीज पर्वत। अगर एंडीज पर्वत की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है, मतलब दुनिया की सबसे लंबी पर्वत। और ऊंची पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लंबी पर्वत। तो ये एंडीज कहाँ है, ये कहाँ से मतलब विस्तार है, तो ये बात करें यहाँ पे कोलंबिया है, कोलंबिया से लेकर और नीचे जो है चिली तक इसका विस्तार है, क्या, एंडीज पर्वत। तो हमने बताया कि जब गर्म जल धाराएं ऊपर उठती हैं, मतलब गर्म होकर जलवाष्प बनाती हैं, फिर ये यहाँ से चली और फिर यहाँ पे आई, तो ये एंडीज पर्वत मतलब उठा हुआ है, मतलब 3D पे फिगर देखें तो ये उठा हुआ भाग है। तो यहाँ से आके ये टकरा जाती हैं और टकरा कर सारा बारिश जो है वो मतलब पूर्वी तट पर ही कर देती है। मतलब यहाँ तक आते आते सारा बारिश खत्म हो जाता है, मतलब जो वो गर्म जल धाराएं हैं वो ऊपर उठती हैं तो उनका सारा जो नमी है, मतलब जो आर्द्रता है, वो सब खत्म हो जाता है। तब यहाँ पे अगर बात करें तो पश्चिमी तट पे ही आप लोग देखे होंगे कि यहीं पे जो है मरुस्थल पाया जाता है। तो चूंकि उन हवाओं में नमी रहती ही नहीं है, तो जब नमी नहीं रहती है तो बारिश ही नहीं कर पाती हैं, और ये एंडीज पर्वत यहाँ से पूरा विस्तार है तो यहीं से टकराकर पूर्वी तट पर ही बारिश कर देती हैं। तो अगर बात किया जाए कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में अक्सर देखा जाता है कि जो मतलब नदियाँ हैं वो लगभग आपको यहीं दिखेंगी, मतलब पूर्वी तट पर, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुआ करता है और यहाँ की जो मतलब जल है वो गर्म जल धाराएँ होती हैं। फिर इसके बाद में हम ये बात करें कि जो मतलब जो पश्चिमी तट है, मतलब जो पैसिफिक ओशियन वाला इधर क्षेत्र है, यहाँ पे ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो अगर बात करें कि जो दक्षिण अमेरिका का मतलब पश्चिमी तट है, यहीं पर एक मतलब जलधारा है जिसे हम क्या मतलब कह सकते हैं, और जो ये मतलब गर्म जलधारा है, ये जो हवाएं मतलब गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो इन्हीं जलधाराओं को हम लोग कह देते, मतलब जो पवनें ऊपर उठती हैं हवाएं, उनको हम व्यापारिक पवनें भी कह सकते हैं, जो बारिश करती हैं। और यहाँ पे जो पश्चिमी तट है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, यहाँ पे जो है ठंडी जलधाराओं को मतलब जिसे एक हम्बोल्ट मतलब भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं, तो उन्होंने ही इसका मतलब इसका नाम जो है हम्बोल्ट जलधारा रख दिया था, क्योंकि ये ठंडी जलधाराएं हैं, ये बारिश नहीं करती, क्योंकि ठंडी रहती है तो ऊपर उठ नहीं पाती हैं और नमी लेके ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तो हम्बोल्ट जलधारा इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जो मतलब खगोल शास्त्री जो है उनका नाम भी जो है क्या है, हम्बोल्ट करके था, इसीलिए मतलब इसका नाम जो है वो हम्बोल्ट जलधारा रख दिया गया। तो हमने क्या बताया कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है गर्म जलधाराएं होती हैं और पश्चिमी तट पर जो है वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठंडी जलधाराएं जो है वो उनको हम्बोल्ट जलधाराओं के नाम से जानते हैं, और जो गर्म जलधाराएं जो ऊपर नमी लेकर ऊपर उठती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनों भी कह सकते हैं, कि व्यापारिक पवनों के द्वारा जो है ये बारिश होती है। और हमने ये बताया कि जो मतलब दक्षिण अमेरिका है यहीं से अधिकतर नदियाँ निकलती हैं, और दक्षिण अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे मरुस्थल भी पाया जाता है। अभी मरुस्थल के बारे में चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि अब देखते हैं, हमने ये बताया कि जो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी है, ये हमने क्या बताया कि ये जो है बात करें एंडीज पर्वत क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए विश्व का तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत है वो क्या है, एंडीज। यहाँ पे लिख लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत वो क्या है, वो है एंडीज। एंडीज कहाँ है, ये कोलंबिया से लेकर चिली तक इसका विस्तार है। फिर अगर बात करें ये एंडीज पर्वत, क्या मैंने बता दिया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, और इसकी अगर बात करें तो ये इस विश्व की सबसे लंबी पर्वत की बात करें तो क्या है, एंडीज। एंडीज पर्वत की लंबाई जो है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो मतलब मैंने अलग अलग देखा है, तो इसलिए आप लोग इसको जो है मतलब अगर बात किया जाए तो गूगल पे अलग दिया हुआ है, बुक में अलग दिया हुआ है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये बात क्या हो गया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत क्या हो गई, एंडीज पर्वत। और अगर बात करें कि जो ये एंडीज पर्वत है,
एंडीज पर्वत जो है ये कौन सा और क्या है, ये नया मोड़दार ज्वालामुखी पर्वत है। मैंने क्या बताया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत क्या हो गई, एंडीज पर्वत। और ये पर्वत जो है ये कैसा है, ये एंडीज पर्वत जो ये कोलंबिया से लेकर और चिली तक विस्तृत है। और ये जो एंडीज पर्वत है ये नया मोड़दार ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये नया मोड़दार ज्वालामुखी हो गई। और अगर बात करें कि एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब एंडीज पर्वत में भी कोई ऊंची चोटी है ना, जो ये अवस्थित है, ये अगर बात करें तो मतलब लिख लीजिए यहाँ पे, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, माउंट एकांकागुआ। क्या है, माउंट एकांकागुआ। अजीब अजीब नाम है। क्या हो गया, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, माउंट एकांकागुआ। अगर इसकी बात करें इसकी लंबाई तो वो कितना हो जाएगा, 900 जो है मतलब 9021 या 9021 जो है मीटर हो जाएगा। और अगर बात करें कि ये जो माउंट एकांकागुआ है ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना जो है ये कहाँ पे है, ये मतलब अगर जो चिली से ये सीमा बनाता है तो यहाँ पे अर्जेंटीना है। तो यहीं पे जो है क्या है, एंडीज पर्वत की जो मतलब सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, माउंट एकांकागुआ। और माउंट एकांकागुआ की जो लंबाई है वो है 9021 मीटर या फिर 9021 मीटर कह सकते हैं। और ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में है। और अगर बात करें कि जो माउंट एकांकागुआ जो चोटी है ये, इसकी बात करें तो ये मतलब इसको और लिख लीजिए कि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या आप लोग लिख लेंगे कि विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी क्या है, ये है माउंट एकांकागुआ। यहाँ पे लिख लीजिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो हमने क्या बताया कि दक्षिण अमेरिका या पूरे विश्व की बात करें जाए तो सबसे लंबी पर्वत क्या हो गई, वो हो गई एंडीज। और एंडीज पर्वत की बात करें तो ये कैसा पर्वत है, ये नया मोड़दार ज्वालामुखी पर्वत है। मतलब ज्वालामुखी का उद्गम से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। और जो बात करें कि जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एकांकागुआ। और माउंट एकांकागुआ की जो मतलब लंबाई की बात करें तो 9021 मीटर है या 9021 मीटर है। और अगर बात करें कि एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है ये कहाँ पे है, तो ये अर्जेंटीना मतलब यहाँ पे अर्जेंटीना में है। और जो ये माउंट एकांकागुआ है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग बताएंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो पहली है वो कौन सी है, तो वो आप लोग बताएंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको मिटा दें, ये तो हो गई सबसे लंबी पर्वत। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, हमने क्या बताया कि ऊपर जो है ये कैरिबियन सी है, इधर जो है मतलब पश्चिम साइड में इधर पैसिफिक ओशियन, इधर अटलांटिक मतलब महासागर है। और हमने ये बताया कि जो मतलब दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे जो मतलब ये इसकी बात करें तो ये विषुवत रेखा गई है यहाँ से। मतलब जो ऊपर के देश है मैंने यहाँ पे बताया था, सूरीनाम और जो है मतलब सभी देशों के नाम बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वाडोर है, फिर इधर नीचे पेरू आता है नीचे, फिर इसके बाद में मैंने लंबा देश जो बताया था वो चिली, और फिर यहाँ इसके जस्ट इधर साइड में अर्जेंटीना, और इधर जो सबसे बड़ा देश मैंने बताया था ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया। तो हमने ये बताया कि जो यहाँ से एक मतलब लाइन जाती है, मतलब उसका क्या नाम है, इसका नाम है विषुवत रेखा। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकंड, विषुवत रेखा। हमने आपको बताया था कि जैसे कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर मैंने बताया था। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये इसके ऊपर मतलब ऊपर हमने उत्तरी गोलार्ध बताया था, नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ पे 10 डिग्री लिया जाए और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री लिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस इतने क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे लिख लीजिए, उष्ण
कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर मतलब वर्ष भर बना रहता है। जैसे कि यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें हैं जो वर्ष भर चमकती रहती हैं या अधिकतर चमकती रहती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे बारिश मतलब यहाँ का अगर पूरे विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ के जीवन की परिस्थितियाँ जो है सबसे अच्छी या जैव विविधता सबसे अच्छी पाई जाती है मतलब इन क्षेत्रों में। तो अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो देश आते हैं वो मतलब थोड़ा अच्छा कह सकते हैं कि वहाँ का जो है मतलब जैव विविधता या जो है अच्छी पाई जाती है। तो हमने क्या बताया कि जो 0 डिग्री मतलब जो विषुवत रेखा है वो उसके 10 डिग्री जो है मतलब उत्तर में और 10 डिग्री मतलब दक्षिण गोलार्ध में, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। तो हमने यहाँ पे बताया कि ये विषुवत रेखा जो है यहाँ से गई है, तो यहीं पे हमने बताया था कि जो ये गर्म जलधारा है मतलब अटलांटिक महासागर से जो ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से गर्म जलधाराएँ उठती हैं। तो चूँकि ये देखिए विषुवत रेखा ही तो है, तो इसके आसपास क्षेत्र जो है ये मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, तो जो मतलब गर्म होके वायु ऊपर उठती है मतलब जो मतलब पवनें ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। तो यहीं पे एक नदी निकलती है जिस नदी का क्या नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है अमेजन नदी। आप लोग अमेजन के जंगल के बारे में सुने होंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे एक नदी निकलती है, इसका क्या नाम है लिख लीजिए यहाँ पे अमेजन नदी। अमेजन नदी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे कौन सी नदी हो जाएगी, दूसरी लंबी नदी हो जाएगी। मतलब अगर बात करें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, जो पहली वो मतलब चीन में नहीं, बात करें उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी है शायद, आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर ये जो हमने बताया ये दूसरी दुनिया की ये वाली जो नदी यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये दुनिया की सबसे दूसरी लंबी नदी है, वो है अमेजन नदी। और अगर दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सा मैंने बता दिया, नील नदी। तो लिख लीजिए यहाँ पे ये अमेजन नदी हो गई। अगर ये बात करें कि ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, अमेजन नदी, क्योंकि हमें बारिश बहुत अधिक होता है। फिर अगर बात करें कि यहीं पे जो है अमेजन नदी जो है ये यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये एंडीज पर्वत से निकलती है। अमेजन नदी जो है ये एंडीज पर्वतीय पूरा यहाँ कोलंबिया से लेकर चिली तक अमेजन मतलब जो एंडीज पर्वत है यहीं से ये नदी निकलती है। और निकल कर ये जो है इधर मैंने बताया कि दक्षिण अमेरिका के जो है मतलब पूर्व साइड में मतलब पूर्वी तट पर यहाँ पे पूरा इधर जो है अटलांटिक महासागर है, तो यहीं जाकर ये नदी मतलब जो है अपना जल गिराती है। तो हमने क्या बताया कि मतलब दक्षिण अमेरिका या पूरे विश्व की बात करा जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, अमेजन नदी। अमेजन नदी की एक विशेषता ये है कि जो है ये यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ये जैसे कोई नदी ये निकली तो ये इसका जल मतलब कोई भी नदी होती है, अगर मान लीजिए वो बड़ी नदी है तो उसमें बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं उसकी सहायक नदी, तो ये मान लीजिए सहायक नदी है। तो ये जो अमेजन नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र मतलब जल जो ये बिखरा हुआ है इसका बहुत अधिक है। तो यहाँ पे अमेजन के बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, मतलब बहुत सघन वन, मतलब इतने सघन वन हैं। मतलब आपने अमेजन के जंगल के बारे में न्यूज़ चैनल में या डिस्कवरी पे देखा होगा। तो यहाँ पे जो वृक्ष है मतलब वो एक प्रकार से देखा जाए, ये जो इतना क्षेत्र पूरे बात किया जाए तो अमेजन के जो जंगल होते हैं यहाँ पे अमेजन नदी घाटी मतलब बन जाता है। तो अमेजन नदी घाटी में ही सदा बहार वन पाए जाते हैं। कौन से, यहाँ पे लिख लीजिए, ये जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। तो अमेजन नदी की घाटी में कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और ये जो सदाबहार वन है इसी को हम लोग सिलवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलवास वन। यहाँ पे लिख लीजिए इसी को क्या कहते हैं, सिलवास वन। तो हमने क्या बताया कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी
अमेजन नदी। अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत अधिक है और ये जो है इन जो अमेजन नदी की घाटी है इसमें कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। और सदाबहार वन को क्या कहते हैं? सलवाज वन। सदाबहार वन की विशेषता ये होती है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, मतलब ये अपने पत्ते को गिराते नहीं हैं। और जो मतलब जो ये अमेजन नदी है इसकी बात करें तो यहाँ पे जब जल ग्रहण क्षेत्र बहुत अधिक होता है तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु अजीब अजीब टाइप के पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सर्प बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। तो ये और जो यहाँ पे जो अमेजन घाटी के जो मतलब सदाबहार वन जो ये सब यहाँ पे सघन वन है। सघन वन इतने सघन रहते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे ज़मीन पर नहीं आ पाता है। मतलब और यहाँ पे लताएं भी बहुत मतलब कोई पेड़ है तो मतलब बहुत दूर तक जाती हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश लेने के लिए बहुत दूर तक मतलब लपटती हुई चली जाती है। तो ये हो गया अमेजन नदी। और इसी अमेजन नदी की घाटी में ही सबसे बड़ा जो मतलब बात करें तो यहाँ पे एनाकोंडा सांप भी पाया जाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने बताया था कि मतलब मैंने कुछ देशों के नाम बताए थे, यहाँ पे लिख लीजिए, ये इतना तो हमने बता दिया। तो यहाँ पे बात करें ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है। ये मैंने कौन सा देश बताया था? यहाँ पे लिख लीजिए वेनेजुएला। वेनेजुएला तो हमने बताया था यहाँ पे जो है वेनेजुएला जो एक मतलब देश है, मतलब दक्षिण अमेरिका का ही एक देश यहाँ पे जो है वो वेनेजुएला है। तो यहीं पे जो है सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार वेनेजुएला में जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे बात करें कि 2 बेसिन में पाया जाता है। नंबर 1 यहाँ पे लिख लीजिए, यही वेनेजुएला में एक लिख लीजिए यहाँ पे ओरिनिको, यहाँ पे ओरिनिको, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन के लिख लीजिए, ओरिनिको के बेसिन में, ओरिनिको के बेसिन में मतलब जो वेनेजुएला है यहाँ पे जो है पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मतलब पेट्रोलियम भंडार बात करें तो पाया जाता है। तो कौन कौन से? एक ओरिनिको के बेसिन में और दूसरा अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा? मराकाइगो झील दूसरी है उसी में पाया जाता है। मराकाइगो झील, मराकाइगो झील ये अगर बात करें कि वेनेजुएला का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो यहाँ पे ये है मराकाइगो झील, इसमें जो है ये वेनेजुएला का जो है सबसे बड़ा रिफाइनरी भी है। यहीं पे वेनेजुएला का सबसे बड़ा क्या ले लीजिए, सबसे बड़ा रिफाइनरी। तो हमने क्या बताया कि जो वेनेजुएला है यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है और यहीं पे 2 घाटी मतलब बेसिन कह सकते हैं। बेसिन क्या होता है? आप लोग के घर में बेसिन होगा जिसमें आप लोग मुंह धोते होंगे। बेसिन कुछ इस तरह होता है, ऐसे बना नहीं होता है थाल टाइप का ये, तो ये बेसिन है, ऐसे लगा रहता है। तो ऐसे ही बेसिन होता है, इसका मतलब थाल टाइप का होता है। तो हमने ये बता दिया कि मतलब जो वेनेजुएला में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है और यहाँ पे मतलब 2 बेसिन है। कौन सा? एक है ओरिनिको बेसिन और एक मराकाइगो झील। तो मराकाइगो झील में जो है बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है वेनेजुएला की। अब हम लोग इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं कि अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं। ये तो हो गई बात वेनेजुएला की, यहाँ पे लिख लिया है। एक सेकंड, ये पूरा वेनेजुएला है। एक सेकंड, ये भी नहीं चल रहा है। ये हमने बता दिया वेनेजुएला। अब इसके बाद में इसके नीचे हमने बताया था ये देश कौन सा है? ये है इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। अगर बात करें इक्वाडोर की राजधानी मैंने क्या बताई थी? क्वेटो। क्या बताया था? क्वेटो। तो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में अगर बात करें कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, क्या हमने बताया कि इक्वाडोर की राजधानी जो है क्वेटो, ये क्या है? ये यहीं पे इसकी राजधानी पड़ती है, यहीं पे क्योटो। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्या है? लिख लेंगे आप लोग, अच्छा लिखे दे रहे हैं, दुनिया
की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। अगर बात करें यहीं पे जो है यहीं पे एक यहाँ पे ये इस क्षेत्र में मतलब इक्वाडोर में ही इस क्षेत्र में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पाई जाती है। मतलब जो इक्वाडोर है यहीं पे ये जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, यहाँ पे लिख लीजिए कौन सी ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकेंड। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये कहाँ पाई जाती है? ये इक्वाडोर में ही पाई जाती है। अगर बात करें ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कई प्रकार की होती हैं जिसमें ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया के मतलब हमने क्या बताया कि जो इक्वाडोर की राजधानी क्योटो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है और यहीं पे एक ज्वालामुखी पाई जाती है। कौन सी? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कैसी है? वो सक्रिय है। तो ये इतनी बात हो गई इक्वाडोर के बारे में। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि ये जो एंडीज पर्वत है, हमने बताया कि कोलंबिया से लेके और जो है चिली तक ये क्या है? एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज के यहाँ पे लिख लीजिए, ये पूरा जो एंडीज है, जैसे मान लीजिए ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत का इधर साइड में क्या हो जाएगा? पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो पश्चिम साइड में, इधर साइड में मतलब एंडीज पर्वत का जो विस्तार है उसके पश्चिम साइड में ही जो है एक मरुस्थल है, उसका क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल। एक सेकंड यहाँ पे लिख लीजिए, अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? हमने बताया था कि पूर्वी तट पर जो है गर्म धाराएं होती है तो वहीं पे सारी नदियां होती है और एंडीज पर्वत से टकराकर पूर्वी साइड में ही सारा बारिश गिरा देती है। पश्चिमी साइड में आते आते उसका सारा नमी जो है उन हवाओं का खत्म हो जाता है तो यहीं पे सूखा हो जाता है। जब सूखा हो जाता है तो मरुस्थल पाया जाता है। और हमने बताया कि यहाँ पे एंडीज पर्वत के जो पश्चिम में, चूँकि पूरब में बारिश करा देती है, पश्चिम में कौन सा जो है मरुस्थल पाया जाता है? वो है जो है अटाकामा मरुस्थल। ये हो गया, यहीं पे ये मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? अटाकामा मरुस्थल। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अटाकामा मरुस्थल के बाद में हमने ये भी बताया था कि जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत की जो मतलब सबसे ऊंची चोटी हमने बताई थी कौन सी? अगर बात करें एकांकागुआ। तो चूँकि मैंने बताया था एंडीज पर्वत के ही इधर साइड में जो है चिली का विस्तार है, एंडीज पर्वत का विस्तार जो है चिली में है। तो ये एकांकागुआ जो मतलब एंडीज पर्वत की जो ऊंची चोटी है एकांकागुआ, वो जो है ये जो चिली में पड़ता है। तो ये हो गया, चिली यहीं पे आता है पूरा। अब देखते हैं कि ये तो हो गया एंडीज पर्वत के बारे में। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं, और हमने बताया था कि जो पश्चिमी तट पर जो जलधारा उठती है, मतलब जो ठंडी जलधारा होती है, उसे एक और नाम से जानते हैं, किसको? जो है मतलब पेरू की जलधारा, क्योंकि यहाँ पे एक पेरू देश है तो पेरू देश के नाते उसको पेरू जलधारा भी कह सकते हैं। और इसी को हमने बताया था कि कौन सी धारा? जो है हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट क्यों कहते थे? क्योंकि वो एक मतलब बात करें खगोल शास्त्री के नाम पर जो है इसको हम्बोल्ट नाम पड़ा था। और हमने बताया था कि जो मतलब पूर्वी साइड पे जो गर्म जलधारा होती है उसको हम व्यापारी पवनों के नाम से भी जानते हैं, कि जो गर्म के ऊपर उठती है नमी लेकर, उसको हम क्या बोलते हैं? बात करें कि व्यापारी पवने। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का जब नीचे साइड में आ जाओ, मतलब दक्षिण साइड में, तो यहाँ पे बहुत कटा छटा, मतलब कुछ इस तरह ऐसे पूरा कटा छटा, मतलब कट गया है पूरा, मतलब उसका अपर्दन और अपक्षय हो गया एक प्रकार से। तो यहाँ पे और यही साइड पे हमने बताया था कि मतलब ज्वालामुखी और जो है मरुस्थल भी सब कुछ यहीं इधर ही पश्चिम साइड में ही होता है। तो यहीं पे
यहाँ पे लिख लीजिए। इसके अगर बात करें इस अवस्था में, ये जो यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप है उसे हम क्या कहते हैं, फॉकलैंड द्वीप। ये हो जाएगा फॉकलैंड। हमने बताया कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के जो मतलब दक्षिण के जस्ट मतलब इधर पूर्व और इधर क्या हो जाएगा दक्षिण, तो दक्षिण और पूर्व में यहाँ पे एक मतलब छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपों से मिला हुआ एक द्वीप है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप है। तो ये लगता तो है कि दक्षिण अमेरिका में, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, वो है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का है। और बात हो गई ये कि इसका जो दक्षिण यहाँ से ये पूरा भाग जो है ये बहुत ज़्यादा कटा छटा हुआ, मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, एकदम कुछ इस टाइप का। तो इस तरह का जो तट होता है, मतलब जो तट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फियोर्ड तट। क्या किस नाम से जानते हैं, फियोर्ड तट। अगर बात करें कि दक्षिण अमेरिका के इस इतने तट को क्या कहते हैं, फियोर्ड तट। और फियोर्ड तट और किसके पास है, ये हमने यूरोप में बताया था, ऊपर साइड में मतलब पूर्व साइड में नार्वे है, तो नार्वे में भी मतलब नार्वे के तट पे भी उसको भी हम क्या बोलते हैं, फियोर्ड तट। तो ये मतलब पूछ लेता है कभी कभी, मतलब क्रम अनुसार दे देता है कि कौन किस कहाँ कहाँ पे जो है फियोर्ड तट है। तो ये दक्षिण अमेरिका के इस साइड को मतलब क्या बोलते हैं, फियोर्ड तट। और कहाँ पे है वो, नार्वे में, दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए नार्वे। तो इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि यहीं पर या यहाँ पे इतना जो होता है पूरा ये इतना, यहाँ पे है टिएरा डेल फ्यूगो। यहाँ पे लिख लीजिए टिएरा डेल फ्यूगो। ये यहाँ पे देखिए, ये जो टिएरा डेल फ्यूगो है, इसकी बात करें तो ये मैगलन, यहाँ पे लिख लीजिए एक सेकंड। अगर बात करें ये टिएरा डेल फ्यूगो है, ये मैगलन जल संधि द्वारा जो है ये मुख्य भूमि से जो है अलग होता है। क्या होता है, ये मैगलन जल संधि द्वारा जो है ये टिएरा डेल फ्यूगो है, ये मैगलन जल संधि द्वारा जो है ये मुख्य भूमि से अलग होता है। हमने क्या बताया कि यहीं पे जो कटा छटा भाग है इसको हम फियोर्ड तट कहते हैं। और फियोर्ड तट और किसके पास है, वो है नार्वे के पास। और फिर यहीं पे हमने बताया कि जो ये टिएरा डेल फ्यूगो है ये जो है मैगलन जल संधि द्वारा जो है मुख्य भूमि से अलग होता है। और अगर बात करें जो ये टिएरा डेल फ्यूगो है, इस पर यहाँ पे जैसे ये है तो इसका मतलब दो, बात करें कि पश्चिम, तो पश्चिम में जो है वो चिली का अधिकार है, और इसके पूर्व में अगर इधर साइड में बात करें तो उस पर जो है अर्जेंटीना का अधिकार है। अब चिली है और यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना। तो इसके जो मतलब पश्चिमी साइड पे किसका अधिकार है, पश्चिमी पे इधर मतलब चिली हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, हमने बताया था कि यहाँ पे ये इस साइड में एक झील है, इस झील का क्या नाम है, टिटीकाका झील। ये जो इतना पूरा है, एक सेकंड, ये पूरा क्या है, ये है टिटीकाका झील। कौन सी झील है, यहाँ पे लिख लीजिए टिटीकाका झील। टिटीकाका झील की बात करें तो ये ऊंचाई, ये यहाँ पे ये टिटीकाका झील, ये कैसी झील है, ये ऊंचाई पर स्थित, यहाँ पे लिख लीजिए ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। कैसी झील है, नौकागम्य झील। नौकागम्य झील है। हमने बताया कि यहाँ पे कौन सी झील है, यहाँ पे टिटीकाका झील है, और ये जो है ऊंचाई पर स्थित जो है वो नौकागम्य झील है ये पूरा। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमने बताया था दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया ये। तो ये जो है ब्राज़ील में ही यहाँ पे अगर बात करें तो ब्राज़ील में मनोस बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पे लिख लीजिए ब्राज़ील में मनोस बंदरगाह। यहाँ पे एक सेकंड इसको मिटा दो, कौन सा बंदरगाह है, मनोस बंदरगाह। कहाँ पे है, ब्राज़ील में। तो यहीं पे ये पूरा इतना पार्ट जो क्या है, ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में मनोस बंदरगाह है। और बात करें ये दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। कौन सा है, दुनिया का सबसे अंतरतम
अंतरतम बंदरगाह है। ऐसा पूछेगा कि मनोज बंदरगाह कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में। ये कैसा बंदरगाह है, अंतरतम बंदरगाह। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहीं पे, ये यहाँ पे, एक सेकंड इसको ले, ये इतना जो पार्ट है चल ही नहीं रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है सेंटोस बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह की बात करें तो ये जो है, इसको हम जो है कहवा पत्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहवा पत्तन की बात करें, यहाँ पे जो होता है ये कॉफ़ी का जो है निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है, कहवा जो पत्तन, सेंटोस को क्या कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह को हम लोग कहवा पत्तन भी कहते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी का जो है निर्यात भी किया जाता है। फिर इसके जस्ट नीचे थोड़ा आएंगे तो यहीं पे एक बात करें कि नगर पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरियो। इसका नाम आप लोग सुनेंगे यहाँ पे, ये क्या है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, फैशन नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर अगर बात करें कि जो ये ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील जो है ये 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो ब्राज़ील कौन कौन से देश से सीमा बनाता है, इधर मैंने पूरा बता दिया है, तो वो लोग आप लोग लिखेंगे क्योंकि इतना आप कर लेंगे। तो हमने बता दिया आपको कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में जो है कहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, और उसके ऊपर जो है कैरिबियन सी। लैटिन अमेरिका मैंने बता दिया पूरा, और जो है इधर मतलब हमने बताया पैसिफिक ओशियन पश्चिम साइड में, और पूर्व में हमने बताया कि जो है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे मैंने बताया कि फॉकलैंड द्वीप है, इस पर यूके का अधिकार है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। लगता तो है कि ये दक्षिण अमेरिका का अधिकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हमने टिएरा डेल फ्यूगो के बारे में बता दिया, और विश्व की याद ये एंडीज पर्वत के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली। और फिर हमने जो है ऊंचाई पर स्थित जो भी यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी बता दी है। तो लगभग मतलब 95% कवर हो गया होगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे अगर इससे रिलेटेड मतलब दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड कुछ और होगा तो अगला पार्ट बनाएंगे, नहीं तो इसके बाद अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग को हैप्पी दिवाली।